Okay, perfect. So now everything is perfect. Say yes. आपके कमेंट्स में यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है. वॉइस नहीं आ रही, अब चेक करो. ओके, परफेक्ट. सो नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट. से यस. हाँ जी. तो अब जो है कमेंट्स भी ओके और साथ ही साथ में वीडियो भी ओके. चलो जी. तो नमस्कार, स्वागत. मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस में आप सभी का एनर्जेटिक स्वागत एंड वेलकम. आज आपके बीच में मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको दो बातें स्पेसिफिकली अच्छे से ऑब्जर्व करनी है. पहली बात तो ये कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो मजिस्ट्रेट लेवल का पर्सन ही क्यों ना हो, अब उसके खिलाफ एफआईआर का मामला बन रहा है, तो वो सीन किस तरीके से क्रिएट करता है. उसको सस्पेंड करना, एक तरीके से उसको उसके जॉब से टर्मिनेट करना वगैरह, एक तो ये सीन. दूसरा करप्शन का मैटर. अच्छा, इससे पहले कि आप अपने दिमाग में अलग अलग तरह के सस्पेंस क्रिएट करें या कोई इमेज या कोई स्टोरी क्रिएट करें, तो हम आ जाते हैं सीधे मुद्दे को डिस्कस करते हैं. और आज जो है ना, सुनना ज़्यादा है. किसको? इस वीडियो को भी और मुझे भी. चलिए, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आपके बीच में. सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया मैं छोटा, फाइन. अब ठीक है. और अब राइट साइड में आपके पास वकील साहब खड़े हैं. एक यहाँ पर स्टेट के गवर्नमेंट काउंसिल है और साथ ही साथ में दूसरे उस पब्लिक सर्वेंट को डिफेंड करने वाले वकील साहब हैं. तो यहाँ पे वीडियो को चलाया जाए कंप्यूटर महोदय, और ये हमारा वीडियो स्टार्ट होता है अभी. नाउ अब अटेंशन. रिया वर्मा जी, आशुतोष जी, संदीप जी, धर्मपाल जी, साथ साथ मन कश्यप जी, रिबिका जी, एसके जी, काव्या अष्टना जी, प्रधन्या जी, कपिल शर्मा जी, कुंदन जी पालीवाल, शिखा पांडे जी, संदीप जी, साथ साथ में मोहम्मद वली खान जी, उपासना जी, राकेश जी. बढ़िया से चीज़ों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं. स्टार्ट. हम भी मजिस्ट्रेट हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में हमको ये है कि एफआईआर वगैरह हमारे खिलाफ डायरेक्ट नहीं हो सकता है. जांच करें और उसके बाद परमिशन लें और कर दें एफआईआर. तीन बातें. हम भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है साहब, हमें भी जजेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्शन है जो मिला हुआ है. एफआईआर वगैरह जो है हमारे खिलाफ इस तरह से डायरेक्ट है जो नहीं हो सकती. ये बात यहाँ पर क्या कही जा रही है. तीन बातें. अगर हो सके ना तो आप लोग पेन और डायरी लेके जरूर बैठना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम समय के साथ साथ भूल जाएंगे. तो आपको क्या करना है, आपको भी जो है अपने साथ में एक डायरी और पेन लेके चलना है. जो जो बातें आपको अच्छी लगे उनको नोट डाउन करते चलो. देखो, ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ना, ये बार बार हम शायद रिपीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर वीडियो में से 100% आउटपुट निकालना है. ठीक. तो पहला पॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दूसरा पॉइंट जजेस प्रोटेक्शन एक्ट, और तीसरा पॉइंट एफआईआर से कनेक्टेड. ये तीनों लीगल टर्मिनोलॉजी हो रही है. क्रिमिनल कानून के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी हम लोग क्रिमिनल कोर्ट का क्या करते हैं, दर्जा है जो वहां पे देते हैं. ओके, नाउ सी. हमारी रिपोर्ट दिया था यार कि नहीं है, बड़े झाड़ के जंगल नहीं है. है उसके बाद भी किया, तो गलत है. ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ये है कि आपने बोनाफाइड ही कर दिया होता तो बात अलग है. जब आपकी जानकारी. बोनाफाइड वर्ड क्या होता है? अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ, डोंट वरी. ये तो कोई क्लाइमेक्स है जो पहले दिखाया जा रहा है, वीडियो तब आगे आएगा. बोनाफाइड का मतलब होता है अगर आपने कोई भी काम सद विश्वास में किया है तो उसके लिए BONAFID बोनाफाइड शब्द इस्तेमाल करते हैं. अगर गलत इरादा है तो मेलाफाइड, और अच्छा इरादा है तो बोनाफाइड. ठीक है. में था रिपोर्ट था पटवारी का. मेरा रिक्वेस्ट इतनी है कि एफआईआर ना करें, मैं जांच कर लें और जांच के बाद पाए तो हमको फांसी पे भी लटका दें. अब यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के जो वकील साहब है वो क्या कह रहे हैं कि साहब एफआईआर मत करो, पहले जांच वाँच कर लो. जांच बोले तो इंक्वायरी कर लो. आपको लगता है कि इंक्वायरी के अंदर हम दोषी पाए जाते हैं तो फांसी पे लटका दो. अब देखो, कहने की बातें होती है फांसी पे लटका दो, है ना. इंक्वायरी के बाद अगर आप गिल्टी हो गए तो यही वकील साहब कुछ और बात करेंगे, है ना, कि साहब इंक्वायरी जो है वो जस्टिफिएबल नहीं थी, दोषपूर्ण है वगैरह वगैरह. तो वो तो एक वकील साहब का कहने का क्या होता है, एंगल है जो होता है. बट लेकिन आपको यहाँ पे कीवर्ड नोट करना है, इंक्वायरी और जांच. अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हो जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी या हिंदी के शब्दों से, तब तो आपको विशेष रूप से इन वर्डिंग को ऑब्जर्व करना चाहिए. ठीक है. और यहाँ पर एक मजेदार बात बताऊँ, लर्नेड एडवोकेट साहब का ना कॉन्फिडेंस अच्छे से ऑब्जर्व करना. ठीक है.
मतलब भले ही वो एक ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिसके खिलाफ एफआईआर हो रखी है, लेकिन द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द कम्युनिकेशन स्किल, दैट्स मैटर अ लॉट। एक्चुअल में झूठा केस है, अभी भी हम सस्पेंडेड, हमको सस्पेंड करने के लिए दोबारा लेटर इन्होंने लिख दिया। सस्पेंडेड आदमी को सस्पेंड कैसे करेंगे? ये भी नोट कर लो, सस्पेंडेड आदमी को दोबारा कैसे सस्पेंडेड करेंगे? तो क्या ऐसी गलतियां भी क्या हमारा डिपार्टमेंट कर बैठता है क्या, कि ऑलरेडी पर्सन जो है क्या चल रहा है, सस्पेंडेड है जो चल रहा है और उसके खिलाफ? तो ये भी नोट करते हुए चलो, सस्पेंडेड पर्सन को दोबारा सस्पेंड करना। देखो यार, आप लोगों ने इस वीडियो को वाकई में बढ़िया से फायदा उठाना चाहते हो ना, तो हर एक लाइन का इंटरप्रिटेशन करो तो मजा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेरा केवल इतने निवेदन है मानो, एफआईआर अभी ना हो, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और हमको भी अधिकार के बाद 6 मानो। अब आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ये तो बीच में उसने क्लाइमेक्स की 2-4 लाइनें बता दी, ठीक है? अब धैर्यपूर्ण इस वीडियो को पूरा देखना है और सुन लो। हेलो, इधर इधर, मैं बड़ा होके बात कह देता हूं, खबरदार जो इस वीडियो को बीच में छोड़ के गए, क्योंकि कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है? पूरा ऑब्जर्व करना है ताकि इससे जुड़ी हुई हर बात को सीख सके। एक बार टाइम दे रहे हैं ना, तो पूरा टाइम देते हैं। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट। They have issued a notice to me. I am नायब तहसीलदार my lord, and आई एम वो, कौन हूं मैं हूं नायब तहसीलदार। नोट कर लेना, यानी कि यहाँ पे किसको प्रेजेंट किया जा रहा है? नायब तहसीलदार को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो जब भी वकील साहब कोर्ट में आते हैं तो अपने क्लाइंट का एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि साहब मुझे नोटिस इशू किया गया और मैं कौन हूँ? मैं नायब तहसीलदार हूँ। executive magistrate, they have issued me a notice that I have done some illegal orders, and on that basis some government land had been named in another person in the year 2018. However, my lord, I am specifically replied, my lord, that I was not posted in the 2018. I have first time joined in Masturi in the year 2021. And also, my lord, the खसरा नंबर अभी क्या है भाई, अभी आपका ग्रीवांस क्या है? हमारा ये कहना है कि देखो, अभी इन्होंने, वकील साहब ने जब अपना पॉइंट स्टार्ट किया तो इन्होंने शुरुआत में क्या पॉइंट रखे? शुरुआत में इन्होंने बोला कि मुझे नोटिस दिया गया, मैं नायब तहसीलदार हूँ, और मुझे नोटिस इस बात का दिया गया कि आपने जो है कुछ इस लैंड को इस तरीके से किसी और पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र करवाया जो कि इलीगल है 2018 में। और मैंने साहब उसमें रिप्लाई दिया, मैंने मतलब नायब तहसीलदार ने उस नोटिस का जवाब दिया। मैंने जवाब दिया कि साहब 2018 में तो मसूरी में था ही नहीं, मेरा जो पोस्टिंग है, पहला पोस्टिंग जो मसूरी में वो 2021 में हुआ, ये बात लेकर आया। लेकिन अब हाईकोर्ट के पास है ना पूरा लंबा चौड़ा कच्चा चिट्टा सुनने का समय नहीं होता, तो कई बार ना वो टू द पॉइंट चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा, भाई आपका ग्रीवेंसेस क्या है? लास्ट वाली लाइन क्या थी जज साहब की, आपका ग्रीवेंसेस क्या है? मैं थोड़ा इसको वापस पीछे ले लेता हूँ हल्का कुछ सेकंड के लिए। नाउ लिसन, that I was not posted in the 2018. I have first time joined in Masturi in the year 2021. And also, my lord, the खसरा नंबर अभी क्या है भाई, अभी आपका ग्रीवांस क्या है? हमारा ये कहना है कि इनका कहना ये है कि कलेक्टर साहब का कि हमने जो है दूसरे के नाम पे जमीन करने का इंक्वायरी चल रही है, कोई एफआईआर हो रहा है? एफआईआर करने का ऑर्डर कर दिया my lord। तो एकदम पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। आप पता किया आपकी है कि थे कि नहीं थे उस समय? सर ये थे उस समय, क्योंकि हैंडराइटिंग पूरी मैच हो रही है और उस समय के पूरे दस्तावेज इन्होंने नहीं, हैंड राइटिंग मैच हो रही, वो अलग नहीं, Posting यहाँ order पे दिखा posted थे कि नहीं थे? सपोज कब का है घटना, कब की है घटना? 2021 31/12/2018। 31/12/2018। डेट नोट कर लो, ध्यान रखना, सारा खेल टाइम फैक्टर का होता है। 21/12/2018 है ना, उस तारीख को ये नायब तहसीलदार वहाँ पे थे। देखो पता है ये बड़े प्रैक्टिकल मामले होते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भाई ये मामला जो है इस वे के अंदर है ना, क्या किस वे के अंदर जो डील किया गया। अब ये कह रहे हैं कि साहब उनके साइन थे, हस्ताक्षर थे वगैरह वगैरह, बट हस्ताक्षर के पॉइंट को जज साहब ने कैजुअली ले लिया। जज साहब बोले नहीं उसको छोड़ो, आप बताओ वो थे कि नहीं थे, है ना। तो लेट्स सी, क्योंकि हो सकता है उस ऑर्डर को लेटर स्टेज पे पास किया गया हो, है ना, ऐसा भी कुछ हुआ हो। तो हम इस कहानी को थोड़ा सा 5 सेकंड वापस जाते हैं और इस पॉइंट पे जब गवर्नमेंट के काउंसिल ने, कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि देखो नायब तहसीलदार के ऊपर एक तहसीलदार होता है, तहसीलदार के ऊपर एसडीओ होता है, एसडीओ के पर आपके डेप्यूटी कलेक्टर होता है, डेप्यूटी कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर होता है, इस तरह का हायरार्की है। लेकिन पावर जो है वो कलेक्टर के पास में होती है, ठीक। तो
तो वहाँ पे कलेक्टर ने इनको नोटिस वोटिस है जो जारी किया था, और साथ ही साथ में ये कहा कि 2018 में आपने इस तरीके से जो है इलीगल ट्रांसफर है जो करवाया है। आ नहीं रहे हैं आप, पता किया आपकी है कि थे कि नहीं थे उस समय? सर ये थे उस समय, क्योंकि हैंडराइटिंग पूरी मैच हो रही है और उस समय के पूरे दस्तावेज जो इन्होंने नहीं है, हैंड राइटिंग मैच हो रही वो अलग नहीं, Question यहाँ order दिखा दे। posted थे कि नहीं थे? सपोज कब का है घटना, कब की है? घटना 2021 18 31/12/2018। 31/12/2018 से लेके वो कंटिन्यूस में पूरा रेवेन्यू केस चला है सर, आदेश इनके द्वारा पारित किया गया। इफ माय लॉर्ड में लुक एट पेज नंबर 30 माय लॉर्ड, जो जिस आदेश पे बोल रहे हैं वो आदेश की कॉपी हमने इसी लगा दी है इसमें। पेज नंबर 30 अनेक्सर P9 का पेज नंबर 31 रिलेवेंट है। जिस लैंड को ये बोल रहे हैं इसमें जो संशोधन हुआ माय लॉर्ड 32, पेज नंबर 32, दो लैंड बता रहे हैं, यही दोनों का यहाँ पे जिक्र है। इसका नामांतरण क्रमांक स्वच्छ एंड सर्ट लास्ट पैरा में कैफियत में है। आदेश क्रमांक 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को जो आदेश हुआ है उसके आधार पर यह नामांतरण हुआ है, और हम 18 में थे नहीं, हम 21 में थे, 21 में आए। 31/12/18 को जो आदेश हुआ था उसके कॉम्प्लायंस के अंदर नामांतरण हुआ है ना। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर रिलेवेंट है। अभी कह रहे हैं कि वो जो ऑर्डर के तहत आपका नाम हस्तांतरण हुआ है उस ऑर्डर के टाइम हम तो थे ही नहीं वहाँ पे। कौन? ये जो नायब तहसीलदार है। अच्छा, एक चीज़ आप और नोटिस करना कि हम जब कोर्ट में किसी फाइल को पेश करते हैं ना तो फाइल पूरी पेज नंबरिंग होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, और आप जो कह रहे हो वही चीज़ क्या है सामने वाले को भी क्या है, मतलब जज साहब को भी आप बता पाओ कि भाई इस पेज नंबर पे ये चीज़ है। वरना पता चला कि आप जो वो कह रहे हो वो पेज नंबर जज साहब को मिल नहीं रहा है, आपकी फाइल में अलग उनकी फाइल में अलग, तो बड़ा कन्फ्यूजन और लोचा तैयार हो जाता है ना। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे जो उन्होंने पेज नंबर बताया उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन जरा एक बार इस बात को ऑब्जर्व करो कि 31/12/2018 का ऑर्डर था, तो 31/12/18 को नामांतरण हुआ है या 31/12 को सिर्फ ऑर्डर हुआ और उसके बाद में लेटर स्टेज पे नामांतरण हुआ? इस पॉइंट को आप लोग वापस सुनेंगे मेरे साथ साथ। क्रमांक स्वच्छ एंड सर्ट लास्ट पैरा में कैफियत में है। आदेश क्रमांक 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को जो आदेश हुआ है उसके आधार पर यह नामांतरण हुआ है, और हम देखो अंतर है, 31/12/18 में जो आदेश हुआ है उसके अनुसार नामांतरण हुआ है। यानी कि ये जो आदेश है और जो नामांतरण किया गया है, जो ट्रांसफर किया गया है, उसकी डेट शायद सेम नहीं है ना, अलग अलग मैटर है। तो अब वकील साहब अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे, एक बार थोड़ा इसको चलने देते हैं, फिर ताकि क्या इसके बाद टू द पॉइंट कुछ बातों को हम स्पेसिफिकली डिस्कस है जो करेंगे। हाँ जी, 18 में थे नहीं, हम 21 में थे, 21 में आए। सर 24/9/2021 का इनका आदेश है सर, मैं पढ़ना चाहूंगा। कहाँ पर है? ये ओरिजिनल रिकॉर्ड में सर, इन्होंने पेश नहीं किया। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कहा? 24/9/2021, 2021 में तो एडमिटेड फैक्ट है। अभी वकील साहब ने बोला ना कि मैं तो 2021 में था, तो एडमिटेड फैक्ट है कि 2021 में तो आप वहां पर थे। तो अब जो है गवर्नमेंट काउंसिल क्या कह रहा है कि साहब मैं आपको ना इन्हीं का एक दूसरा ऑर्डर दिखा रहा हूं जो कि 2021 का है, और ये इन्होंने पेश नहीं किया। क्योंकि देखो पता है क्या होता है, पार्टी हमेशा क्या करती है, वकील साहब हमेशा क्या करते हैं, अपनी पार्टी का कोई ऐसा आदेश जो उनके लिए प्रीजुडिस हो, एडवर्स हो, वो चला के कोर्ट के अंदर पेश नहीं करते। तो इन्होंने बोल भी दिया कि साहब एक और आदेश है 2021 का, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। यार आप लोग है ना थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करो, सोचो कि यार तो बंदा 2018 में था नहीं, 2021 में आया, उसको FIR दर्ज कराई जा रही 2018 के एक्ट के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो कुछ तो नया है, लेट्स सी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 2021 का वो ऑर्डर क्या था। मुझे पता है रात का समय है, लेकिन ध्यान रखना कानून सीखने के लिए रात से बढ़िया कोई समय नहीं होता। नोट इट। चलिए वापस थोड़ा 5 सेकंड रिवर्स जाते हैं। 2021 के ऑर्डर पे दिमाग लगाना आप लोग। और हम 18 में थे नहीं, हम 21 में थे, 21 में आए। सर 24/9/2021 का इनका आदेश है सर, मैं पढ़ना चाहूंगा। कहाँ पर है? ये ओरिजिनल रिकॉर्ड में सर, इन्होंने पेश नहीं किया। प्रकरण पेश अवलोकन किया गया। शासकीय प्रयोजनार्थवाद वर्सेस शासकीय प्रकरण क्रमांक 255 अ
6/2020-21 विक्रम वल्द हेमलाल। सर ये हेमलाल के नाम पर भूमि परिवर्तन किया गया है। यहाँ तो आपका ऑर्डर है तो ग्राम मुरकुंडा स्थित भूमि खसरा नंबर 1004/3, 711/2, 920/2, 944/3। देखिए मिस्टर तिवारी, अगर है इसमें एविडेंस आपके अगेंस्ट में और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आता है कि हाँ आदेश सही है, तो फिर यू मे बी इन ट्रबल। नहीं मतलब माई सबमिशन इज देयर मतलब। तो ये 18 में थी, किस में ऑर्डर आपने किया है, उसको मान के आधार एफआईआर का ऑर्डर हुआ। माई सबमिशन इज देयर मतलब कि इनका जो नामांतरण इनके दस्तावेज में है वो 2018। हम ये नहीं बोल रहे क्वेश्चन ऑफ एफआईआर नहीं बोल रहे, हम बोल रहे एफआईआर करें अगर हमको दोषी पाए। हमारा जांच नहीं किए इन्होंने, हमसे पूछा ही नहीं, हम एक रिप्लाई बस दे दिया, उसी के आधार पे बोल दी नहीं। एफआईआर के लिए जांच करने की क्या जरूरत है? हम पहले खुद तो जांच कर ले मैडम की हम थे कि नहीं, बस इतना ही मेरा कहना है। आप जांच कर लीजिए, दस्तावेज पेश कर दीजिएगा। हम अगर एफआईआर का ऑर्डर है तो एफआईआर हो जाएगा, पुलिस जांच कर लेगी कि आप थे कि नहीं थे। अगर आपके अगेंस्ट कोई मटेरियल नहीं होगा डिस्चार्ज आपको छोड़ देगी। मतलब माई सबमिशन इज देयर। हम भी मजिस्ट्रेट हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में हमको ये है कि एफआईआर वगैरह हमारे खिलाफ डायरेक्ट नहीं हो सकता है। जांच करें और उसके बाद परमिशन लें और कर दें एफआईआर। सर जांच आप लोग एक चीज नोटिस किया आपने, यहाँ पे जो तिवारी जी है उन्होंने कितने हम्बल तरीके से लीगल पॉइंट रखा। अब ये लीगल पॉइंट है उनके फेवर का, फिर भी रखा कितना एकदम शालीनता के साथ है कि साहब हम भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है एफआईआर से पहले इंक्वायरी का अधिकार है। आप लोग है ना इसी चीज़ को कैप्चर जरूर करना, क्योंकि एक तो कहने का तरीका होता है कि साहब हम भी जज हैं, एफआईआर के बिना ये लोग कर कैसे सकते हैं, एफआईआर के बिना एफआईआर से पहले इंक्वायरी नहीं की डायरेक्टली एफआईआर कर कैसे सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एग्रेसिव भी होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सबमिसिव एटीट्यूड बहुत अच्छी चीज़ होती है। जरा इनकी 3 लाइनों को वापस सुनो। और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में हमको होगा डिस्चार्ज आपको छोड़ देगी। मतलब माई सबमिशन इज देयर। हम भी मजिस्ट्रेट हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में हमको ये है कि एफआईआर वगैरह हमारे खिलाफ डायरेक्ट नहीं हो सकता है। जांच करें और उसके बाद परमिशन लें और कर दें एफआईआर। सर जांच के लिए अनुमोदन जब गांव वालों ने शिकायत करी उसके बाद में जांच हुई। कहाँ पर किस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो? अनेक्सर P1 मान लो 1/10/2024 का P1 एंड P2। P1 में मान लो इन्होंने हम ऑलरेडी सस्पेंडेड हैं, हमको सस्पेंड करने के लिए इन्होंने लिख दिया है लेटर आयुक्त महोदय को। P2 में ये जमीन क्या है, जो सर्वे नंबर है वो क्या है? सब शासकीय भूमि है सर, वो जो अधिकार अभिलेख है उसमें शासकीय भूमि में दर्ज है। इस आदेश के तहत हमारे आदेश, हमने अगर कोई आदेश किया भी है मान लो तो उसकी अपील होती है, अपील कर सकते हैं, उसमें अपील करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं सर। लेकिन अभिलेख तो पूरा जजमेंट नहीं कोई। हाँ मान लो। अब देखो ये एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई नायब तहसीलदार ने अगर ऐसा कोई आदेश किया भी है और अगर वो आदेश ठीक नहीं है तो उसका अपील किया जाए, उसका वहाँ पर क्या किया जाए, अपील किया जाए। आप उस आदेश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी इस तरीके से क्या कर रहे हो, गांव वालों ने कंप्लेंट भी की है तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली जो है एक नोटिस भेजा, नोटिस का सामने वाले ने जवाब दिया और फिर आप क्या करो, एफआईआर का आदेश कर रहे हो, सस्पेंड आप ऑलरेडी कर चुके हो वगैरह। तो यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये लीगली लैक्यूना है, ऐसा कैसे हो गया। डिवीजन बेंच के लाए हैं, मतलब इसी पॉइंट पे लाए हैं, लगाया भी है हमने। मतलब हेड नोट ही वही है 57 पेज नंबर 57 पे डिवीजन बेंच। मैं वापस पीछे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन काम का हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे मिस किया है। चलिए 30 सेकंड वापस पीछे चलेंगे। आदेश के तहत हमारे आदेश, हमने अगर कोई आदेश किया भी है मान लो तो उसकी अपील होती है, अपील कर सकते हैं उसमें। ठीक है, हमने अगर कोई आदेश किया भी तो उसकी अपील हो सकती है, अपील कीजिए। ठीक है, ये एक लाइन हुई, अपील करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं सर। लेकिन अभिलेख तो पूरा जजमेंट। अब इस बीच में गवर्नमेंट काउंसिल कहता है साहब अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड्स। अभिलेख का मतलब क्या होता है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स वगैरह है, तो रिकॉर्ड्स तो सारा इनके पास में, हालांकि ये कोई ग्राउंड नहीं है या रिकॉर्ड्स उनके पास, इसका मतलब तुम अपील नहीं कर सकते। तुम प्रमाणित प्रतिनिधि भी ले सकते हो, यू आर द हायर अथॉरिटी, जब तुम उसको सस्पेंड कर सकते हो तो उनसे क्या अभिलेख नहीं ले सकते क्या। तो ये तो ग्राउंड वैसे भी नहीं है, वो इन्होंने ज़्यादा इसको सप्रेस किया भी नहीं कि कोर्ट उसको सुने। हाँ मान लो डिवीजन बेंच के लाए हैं, मतलब इसी पॉइंट पे लाए हैं, लगाया भी है हमने। मतलब हेड नोट ही वही है 57 पेज नंबर 57 पे
द डिवीजन बेंच का हमारी कोर्ट का ऑर्डर मान लो, द रेवेन्यू ऑफिसर। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पे रेवेन्यू मैटर है, सिविल मैटर है। तो जब ये जजमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो जज साहब ने उनसे एक बात पूछी, डिविजनल बेंच का लाए हो ना, मतलब आप जो भी ये अथॉरिटी मेरे को बताने वाले हो, ऐसा तो नहीं है सिंगल बेंच का लेकर आ गए। क्योंकि अक्सर क्या होता है पता है, सिंगल बेंच का जो मैटर है ना, सिंगल बेंच का मैटर एक तरीके से क्या होता है, डिविजनल बेंच में चैलेंज होता है। तो जज साहब ने पहले ही पूछ लिया कि भाई डिविजनल बेंच का लाए हो ना, ऐसा तो नहीं है सिंगल बेंच का लेकर आ गए, तो इसलिए पूछा था वो। तहसीलदार इज इंटाइटल्ड फॉर प्रोटेक्शन फॉर पासिंग एन ऑर्डर। नाउ डिवीजन बेंच के लाए हैं, मतलब इसी पॉइंट पे लाए हैं। अब देखो एक छोटी सी लाइन पता है, सेकंड के आधे हिस्से में पूछी गई, डिवीजन बेंच का लाए हैं, लेकिन इसका लीगल सेंस कितना बनता है, ये आप लोगों को समझ में आया? से यस और नो बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में। आपका एक्टिवनेस भी दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ भाई आप इस तरह की सीरीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो। मतलब जैसे ही पूछा गया डिविजनल बेंच का लाए हो, इस छोटी सी लाइन का इतना बड़ा अंतर है जो क्रिएटर पर होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने नोटिस की? से यस इन द कमेंट बॉक्स, और नहीं की तो अब समझ में आया कि नहीं आया? ओके, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आपके कमेंट्स मुझे यहाँ पर लाइव क्यों नहीं दिख रहे हैं? अच्छा, टॉप चार्ट चल रही है, अब आ जाएगी लाइव चार्ट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। लगाया अभी हमने, मतलब हेड नोट की वही है 57 पेज नंबर 57 पे, द डिवीजन बेंच का हमारी कोर्ट का ऑर्डर मान लो, द रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार इज इंटाइटल्ड फॉर प्रोटेक्शन फॉर पासिंग एन ऑर्डर इन कैपेसिटी ऑफ रेवेन्यू कोर्ट बाय प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 3 and 4 ऑफ द जजेस प्रोटेक्शन एक्ट। इट इज विदाउट। अब देखो यहाँ पर ना बार बार जिक्र हो रहा है जजेस प्रोटेक्शन एक्ट, और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 3 and 4। तो इन्होंने क्या किया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का एक जजमेंट है, उसमें ये कहा गया कि जो रेवेन्यू कोर्ट होता है, आपके जो नायब तहसीलदार एसटीओ इन सबको क्या बोला जाता है? राजस्व न्यायालय बोला जाता है। और ये हमारे क्रिमिनल कानून के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है जो होता है। तो अब डिविजनल बेंच का इन्होंने कोई जजमेंट पेश किया और उसमें ये बोला कि भाई जजेस प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत जो ये तहसीलदार वगैरह हैं, इनको भी क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है। फेवरेबल जजमेंट पेश करने से आपका केस एक तरीके से क्या होता है? आपके सामने आ जाता है, आपके फेवर में बन जाता है। तो यहाँ पे जो वकील साहब है उन्होंने क्या किया, ये बात पेश की। अब आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आई? जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का ये पॉइंट क्यों रख रहे हैं? इसलिए ताकि एफआईआर दर्ज होने से पहले इंक्वायरी और सैंक्शन का पॉइंट आ सके। और जुरिडिक्शन मालूट उसमें लिखा है इनकम्पिटेंट विद द रेवेन्यू कोड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो क्यों वो हम रेवेन्यू कोर्ट नहीं है तहसीलदार? हमने नामांतरण का ऑर्डर किया, अगर गलत किया तो वो तो रेवेन्यू ऑर्डर हुआ तहसीलदार के रूप में। तो छोटे सेम इसमें भी ऐसी हुआ था, इस केस में भी एफआईआर इन्होंने करा दिया था। अब देखो पता है क्या होता है, कई बार मैं खुद को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, अच्छी बात है, वो आपको थोड़ा मैं गहराई के साथ सुनाऊंगा। कई बार पता है क्या होता है कि कुछ एडवोकेट एक्स्ट्रा एक्सप्रेसिव होता है ना, और वो पास में खड़े अपने से यंग एडवोकेट को थोड़ा सा बोलने का इतना मौका नहीं देते। आप लोग एक बात नोटिस करना, या तो ये हमारे जो गवर्नमेंट काउंसिल महोदय है ये इतना तैयार होके नहीं आए, पहला पॉइंट, तैयार होके आए भी हैं तो इनके पॉइंट जो है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब ये अगर कुछ बोलना चाह भी रहे हैं तो पूरी बात हो नहीं पाती, उससे पहले इनका दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। ये भी समझना, समटाइम द ओवरलैपिंग एटीट्यूड ऑल्सो मैटर अ लॉट। क्या होता है, किस तरीके से ओवरलैप करना भी हमारे लिए बड़ा यूजफुल है जो होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ओवरलैप नहीं किया और मान लो गवर्नमेंट काउंसिल ने कोई एक आधा पॉइंट ऐसा बोल दिया जो आपके अगेंस्ट में चला गया तो गई बफेलो वाटर में, है ना। तो यहाँ पर इस बात को हमें समझना है। वापस आ जाते हैं अपन यहाँ पे, और अब आप देखना, मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ कि वकील साहब ने पास में खड़े वकील साहब की बात को ओवरलैप कैसे किया, और आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे 5 सेकंड पीछे चलते हैं। ओवरलैप वाले सीन को ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना। तहसीलदार के रूप में तो छोटे सेम इसमें भी ऐसी हुआ था, इस केस में भी एफआईआर इन्होंने करा दिया था, पेश कर दिया कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने। इसके रिपोर्ट पे इन्होंने उसको किया था, रिपोर्ट दिया था पटवारी ने, क्यों नहीं है झड़े? यस सर, पटवारी ने रिपोर्ट दिया था। पटवारी
यहाँ की नहीं है, बड़े झाड़ के जंगल नहीं है। है 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 उसके बाद भी उसके बाद करती भी है। किया गया। तो गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ये है कि आपने बोनाफाइड ही कर दिया होता तो बात अलग है। जब आपकी जानकारी में था, रिपोर्ट था पटवारी लेकिन का। हमारा तो मान लो सबमिशन यही है, सच में हम उस समय पे नहीं थे कैसे। नहीं नहीं, 21 में ऑर्डर है आपका, 21 में है, 21 का ऑर्डर बता रहा है। 21 में पटवारी की रिपोर्ट आ गई, उसमें लिखा है कि वो जंगल है। फिर आपने उसको कैसे ट्रांसफर कर दिया, किसी के नाम से कैसे चढ़ा दिया? नहीं चढ़ा ही नहीं, 18 में चढ़ गया था, ये तो हम लगाए पेपर मारो, इन्होंने ही लगाया। पढ़िए ना ऑर्डर, देखिए ना। ऑर्डर भले है लेकिन 18 में ही नामांतरण हो गया था। 21 में इनका अगर एलिगेशन ये होता कि नामांतरण 21 के बाद किया गया, हमारे पोस्टिंग के बाद, तब की बात अलग है। ये बोल रहे हैं 18 में नामांतरण हो गया था, ऑर्डर हमने 21 में किया। क्या है ये 21 का ऑर्डर क्या है? सर 24/9/21 का प्रकरण पेश अवलोकन किया गया। नहीं नहीं, फाइनल पढ़िए ना, क्या ऑर्डर क्या है। तदनुसार जज साहब ये कह रहे हैं यार पूरा ऑर्डर मत सुनाओ, फाइनल पढ़ो, क्लाइमेक्स पढ़ो, क्या चीज़ है उसके अंदर, फाइनल ऑर्डर है जो क्या आ रखा है। हल्का पटवारी के आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 1004/3 4 5 211/2 920/2 944/3 रकबा सो एंड सो भूमि पर में विक्रम वल्द हेमलाल जाति सूर्यवंशी के नाम पर रिकॉर्ड दुरुस्ती किया जाना सुनिश्चित करे। पश्चात प्रकरण और वो पटवारी की रिपोर्ट कितने तारीख की है? से पटवारी की रिपोर्ट सर ये सर डेट नहीं लिखा है। रिपोर्ट में क्या लिखा है, पटवारी की रिपोर्ट में? मैं एक अब देखो इस मैटर में ना ये नायब तहसीलदार साहब भी कम नहीं है। मतलब इनके ऊपर एलिगेशन ये लगा है कि जंगल की ज़मीन को किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। बड़े खतरनाक प्राणी है जी, है नहीं? मतलब फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड, तो फॉरेस्ट लैंड को किसी आप प्राइवेट पर्सन के नाम पे हस्तांतरण करने का आदेश या इस तरह के आदेश को दुरुस्ती करने का आदेश कैसे दे सकते हो, है ना? कोई केस छोटा मोटा नहीं है, ध्यान रखना। हाई कोर्ट तक मामला आया तो मामले में जरूर कुछ न कुछ तो बात होती है, करेक्ट। अब चाहे वो करप्शन का मैटर हो या कुछ भी मैटर हो, है ना? लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें कोर्ट प्रोसीडिंग को एंजॉय करना है कि भाई वकील साहब उस मैटर को किस तरीके से क्या करते हैं, केस को डील है जो कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो होता है। चलो मैं आपको थोड़ा वापस पीछे लेके जा रहा हूँ। आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, पूरी प्रोसीडिंग हम समझेंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि पटवारी के ऑर्डर का कुछ जिक्र हुआ कि भाई पटवारी की रिपोर्ट क्या थी। तो लेट्स सी पटवारी की रिपोर्ट का क्या मामला था, क्या नहीं था। और जब इन्होंने आदेश पारित किया था उस समय बोला कोई दस्तावेज नहीं है, हम ऐसे ही कर दिए। ये भी लिखा है, ऑर्डर में लिखा है, हमारे पैरा नंबर 3 में। उस समय डॉक्यूमेंट नहीं था, अब डॉक्यूमेंट अभी अभी आया इनके पास। उस समय डॉक्यूमेंट नहीं था, डॉक्यूमेंट अभी अभी आया इनके पास में। ये लाइनें है ना, ये बड़ी पंचिंग लाइनें होती है कि साहब अभी इस केस के अकॉर्डिंगली आपको मतलब इनडायरेक्टली गाइड मिसगाइड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट लेकर आ गए, वरना उस समय उनके ये उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं था। इसको अलॉटेड फाइल इट इज अलॉटेड टू मी। बट वो पटवारी का जो प्रतिवेदन है सर, इसमें जो नोटिस दिया गया था, नोटिस का रिप्लाई आया है, वो प्रतिवेदन दिख नहीं रहा है सर। अब देखो प्रतिवेदन दिख नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब पता है क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा तैयारी नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो पर्सन एक्यूज है ना, उसका मामला इसलिए स्ट्रांग हो जाता है कि एक्यूज के जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो केस को एकदम पूरा स्पाइडरमैन की तरह कमांड करके लाते हैं। उनको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे, ये चीज़ कहाँ पे, कौन सा पेज नंबर, कौन सा जजमेंट, कौन सा डिविजनल बेंच, कौन सा सिंगल बेंच, उनको एग्जैक्टली पता होता है। अब दूसरा, एक सिक्के के पहले गवर्नमेंट काउंसिल के पास में थोड़ा सा लोड नहीं होता कि अब उनका वो प्रतिवेदन जो है वो मिल नहीं रहा है, ये नहीं मिल रहा है। अभी तो गवर्नमेंट काउंसिल और हमारे जज साहब थोड़े से शांत है, इसलिए शायद अभी तक जो है इनका क्या कहते हैं उसको, एक एग्रेसिव जो है रूप शायद अभी तक नहीं दिख रहा है। क्या पता आगे दिख जाए। आदेश में तो जरूर लिखा हुआ है ये सर। राजीव, उस समय जो तत्कालीन पटवारी थे राजीव चंद्र येंड्रे पटवारी सर, ये अपने रिप्लाई में कहते हैं, कारण बताओ नोटिस के, यह कि मैं अपने पदवी कर्तव्यों के अनुवर्तन पालन करते चला आ रहा हूं तथा मैं अपने समस्त शासकीय कृत्य दायित्व स्वयं से, यह कि पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार मस्तूरी श्रीमान रमेश कुमार के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 255/6/2020-21 पक्षकार विक्रम वल्द हेमलाल सूर्यवंशी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन ग्राम पटवारी हल्का नंबर 61 में पारित आदेश दिनांक 24/9/21 ज्ञापन क्रमांक
2020-21 के मस्तूरी दिनांक 24/9/21 के पालन में अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करते अभिलेख दुरुस्त किए जाने संबंधित अभिलेख में प्रस्तावित किया था, किंतु मेरे द्वारा उक्त आदेश के परिपालन में डिजिटा हस्ताक्षरित B1P2 जारी नहीं किया गया। यह कि शासकीय भूमि के से निजी भूमि स्वामी के परिवर्तन किए जाने पर मैंने उक्त आदेश के संबंध में उच्च अधिकारी राजस्व महोदय मस्तूरी को उक्त संबंध में मौखिक एवं लिखित जानकारी दी थी, जिस पर उच्च अधिकारी ज्ञापन क्रमांक भूया 2020 मस्तूरी दिनांक 4/3/22 उप पंजीयक महोदय मस्तूरी हल्का पटवारी 61 अनुभागीय मस्तूरी के नाम पर ग्राम भुरकुंडा हल्का की खरीदी बिक्री और नामांतरण पर रोक लगाए जाने बाबत आदेश जारी किया गया, जो कि प्रभावशील था। यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी भली भांति अवगत है कि भूया कार्यक्रम के अंतर्गत सक्षम माननीय तहसीलदार महोदय के अनुमोदन के बिना शासकीय भूमि को निजी भूमि मद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हम पूछ रहे हैं रिपोर्ट कब दिया था पटवारी ने? अब देखो दो बातें। नायब तहसीलदार के नीचे कौन होता है? पटवारी। ठीक है। कभी भी कोई जमीन ऐसे से ट्रांसफर करना है, शासकीय जमीन का मतलब गवर्नमेंट लैंड, ये जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व लैंड वगैरह होती है वो सारी सरकार की ज़मीन होती है, इसको अपन शासकीय ज़मीन है जो बोला करता है। तो उसको अगर अब किसी निजी व्यक्ति के नाम पे जारी करना होता है तो वहाँ पे ना प्रॉपर अथॉरिटी के साइन डायरेक्शन के बिना नहीं होता है। एक ही वर्ड बार बार कह रहे हैं, दुरुस्त करना दुरुस्त करना। दुरुस्त करने का मतलब होता है कोई गलती है उसको ठीक करना, करेक्शन करना। इसके लिए सामान्यतः ये वर्ड अपन इस्तेमाल है जो करते हैं। लेकिन जज साहब की सुई तो एक जगह पे अटकी हुई है कि भाई हम पूछ रहे हैं पटवारी की रिपोर्ट कब की है। अब तारीख जो है वकील साहब बता नहीं रहे। कई बार पता है क्या होता है, तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस केस में 2018 में उस बंदे की पोस्टिंग नहीं, 2021 में उसने पहली बार पोस्टिंग ज्वाइन किया। आदेश, दो आदेश आ रहे हैं, एक 2018 का आदेश, एक 2021 का आदेश। अब एक्यूज के वकील साहब कह रहे हैं कि साहब 2021 का आदेश 2018 के आदेश का पालना किया जा रहा है। जैसे हमारे सिविल केस में नहीं होता है कि भाई डिक्री आई और डिक्री 2018 की, हमने तो सिर्फ 2021 में क्या करवाया, उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराया, तो हम कहाँ गलत है ना। ये वाली बात यहाँ पे हो रही है। तो वापस चलते हैं, देखते हैं पटवारी साहब की तारीख। ये जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ मतलब वो पटवारी का रिलेटिव है, जो भी होगा। और कितनी अच्छी बात आ गई, देखा ये पंचिंग लाइन होती है। वैसे इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि जिसके नाम का ट्रांसफर हुआ वो पटवारी का रिलेटिव है तो क्या हो गया, लेकिन इन्होंने मौका देख के डिशुम, मौका देख के क्या कर दिया, चीज़ों को ऑब्जर्व। और ये चीज़ें कब कर पाते पता है, जब एक वकील अपने क्लाइंट के साथ में, सुनना मेरी बात को, जजंत्रम ममंत्रम, बड़ा हो जाओ, ये हो गया मैं बड़ा। अब सुनो, और जब वकील अपने क्लाइंट के साथ में अच्छे तरीके से बैठता है और उससे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। ये जो पॉइंट था कि जिसको ट्रांसफर किया गया वो पटवारी का रिश्तेदार था, अब ये पॉइंट तो ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन इस जगह पे जो उन्होंने एक तरीके से डायलॉग डिलीवरी की है वो पॉइंट रिलेटिव हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अरे तुम लोग ऐसी मूवियाँ देखने जाते हो, मैं तो बता रहा हूँ असली मजा जो है वो तो बिना टिकट की कोर्ट प्रोसीडिंग में है, और देखते ही नहीं हो यार, है ना। मजा वहीं पर आएगा। सही कह रहा हूँ, अवतार सिंह जी, कपिल शर्मा जी, प्रधन्या जी, शिक्षा पांडे जी कह रहे हैं सर आई एम क्रिमिनल प्रैक्टिसर प्लीज जूनियर, प्लीज इसमें भी हम वीडियो लाए सर, जरूर लेके आऊंगा, बट पहले इसको तो ऑब्जर्व करो, इतनी अच्छी कहानी चल रही है नहीं। अब वापस इस वीडियो को यहाँ से आगे चलाते हैं। रिपोर्ट कर दिया वापस सुनो, डायलॉग मारा उसको सुनो। के अंतर्गत सक्षम माननीय तहसीलदार महोदय के अनुमोदन के बिना शासकीय भूमि को निजी भूमि मद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हम पूछ रहे हैं रिपोर्ट कब दिया था पटवारी ने? हम पूछ रहे हैं रिपोर्ट। और वो ये जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ मतलब वो पटवारी का रिलेटिव है, जो भी होगा। रिपोर्ट कब दिया? अब वो हमको डाल रहे हैं हमारी। अगर रिपोर्ट होगी पटवारी को उसके बाद भी आपने किया? हाँ मतलब हम तो ये सिर्फ आपका कंडक्ट है जो। यस मैम। इट वुड नॉट बी बोनाफाइड। हाँ सर, अधिकार अभिलेख 1954-55 के अनुसार प्रकरण क्रमांक नहीं, किसका है? क्रमांक किसमें लिखा है ये पटवारी ने लिखा, तहसीलदार। दिखाइए। ये जो जांच हुई है सर उसमें है। जांच में नहीं, हमने बोला कहाँ पे रिकॉर्ड मांगा था पटवारी ने, तो पटवारी को रिपोर्ट कब दिया? पटवारी ने रिपोर्ट कब दिया तहसीलदार को?
सर वही है जो उसका जो मूल दस्तावेज जो प्रकरण क्रमांक चला है तहसीलदार के समक्ष, वो दस्तावेज ही पूरी अभिलेख गायब है सर। अब ये बातें बोलते हैं, ये है सर, लिखित में है। ये जांच में सारी बातें ला रहे हैं, नया पेपर, पुरानी पेपर नहीं मिल रहे हैं इनको। क्योंकि सर ऑर्डर में भी इन्होंने यही बात लिखा है। अभिलेख में जो सर मैं पढ़ रहा था वो इस 2018 तक में वो जंगल आप सोचो इस सीन को मूवी के अंदर क्रिएट किया गया होता तो कैसा एकदम इमोशनल ड्रामा डाल के लेके आ जाते कि साहब वो जो दस्तावेज है वही दस्तावेज इन्होंने गायब कर रखा है। और एक्यूज का एडवोकेट वगैरह देख लो साहब, डॉक्यूमेंट इनके पास पुराने वाले हैं नहीं, नए नए डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं, है ना। तो एक पॉइंट पे अब यहाँ पे हो सकता है जेन्युइन केस हो सकता है नायब तहसीलदार ने बदमाशी की हो, लेकिन दस्तावेजों का अभाव में क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। अच्छा ऊपर से थोड़ा सा सीधी सी बात है, गवर्नमेंट काउंसिल साहब का यहाँ पे प्रिपरेशन जो, नो डाउट ही इज़ अ लर्नेड पर्सन, लेकिन माइट बी ऑक्यूपेंसी ऑफ अदर बिजनेस के कारण ये जो है अपने केस को उस वे में तैयार नहीं कर पाए। और यहाँ पे फिर जो है वो कलेक्टर के ऑफिस का एक बंदा आ रखा है जो सफ़ेद शर्ट के अंदर ना उनको साथ साथ बता रहा है कि हाँ ये पारी वो चीज़ है। तो अब लास्ट के सेकंड को आप फिर से ऑब्जर्व करो, है ना। देखते हैं यहाँ पे मैं 10 सेकंड आपको पीछे लेके जा रहा हूँ। 3, 2, 1। तहसीलदार को सर वही है जो उसका जो मूल दस्तावेज जो प्रकरण क्रमांक चला है तहसीलदार के समक्ष, वो दस्तावेज ही पूरी अभिलेख गायब है सर। अब ये बातें बोलते हैं, ये है सर, लिखित में है। वो अभिलेख ही गायब है और पास में खड़े एक्यूज के वकील साहब देखो साहब ऐसी बातें करते हैं, ये अभिलेख गायब कर, अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड्स, ठीक है। नाउ सी ये जांच में सारी बातें ला रहे हैं, नया पेपर, पुरानी पेपर नहीं मिल रहे हैं इनको। क्योंकि सर ऑर्डर में भी इन्होंने यही बात लिखा है। अभिलेख में जो सर मैं पढ़ रहा था वो इस 2018 तक में वो जंगल झाड़ और घास की भूमि के मद में दर्ज है। इस प्रकरण के बाद में ही वो उसका मत परिवर्तन हो गया सर। नहीं, मिस्टर तिवारी नहीं दिख रहा। ठीक मालूट एक बार पेज नंबर 16 देख लेंगे मालूट। तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्रमांक सच एंड देखो ना, कभी भी कोई भी केस है ना ऐसे ही टर्न नहीं करता है। आप देख पा रहे हो अभी आप लोगों ने एक लाइव प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व किया है और अभी और बाकी है, अभी ये प्रोसीडिंग खत्म नहीं हुई है। आप लोग इस बात को ना भली भांति समझ रहे हो कि यार कोई भी केस अगर कोई पार्टी के फेवर में जाता है या किसी पार्टी के अगेंस्ट में जाता है ना, तो उसके बीच में उस प्रोसीडिंग के दौरान हुई हुई कई सारी चीज़ें होती हैं। अब माइट भी कुछ ऐसा फैक्टर हो जो उनके अगेंस्ट में, एक्यूज के अगेंस्ट में हो, बट इस टाइम तो सामने नहीं आ पाया ना। जब जज साहब निर्णय ले रहे थे उसमें वो चीज़ नहीं आती। तो कहते हैं कि वकील साहब जो है खाली 10 मिनट बोलने का इतना पैसा लेता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो जो 10 मिनट होते हैं ना, उस 10 मिनट के अंदर वो पूरे के पूरे इंसिडेंट का निचोड़ बता देता है। इसलिए उनके 10 मिनट का पैसा लेना बनता है। समझना इस बात को। जिंदगी में एक गार्ड मान लो, सीनियर एडवोकेट ऐसे ही सीनियर नहीं होता है। कुछ तो उसने अपने जीवन के अंदर उठापटक देखी है, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचा है। ओके, नाउ फर्दर। इस वीडियो को अब आगे चला रहे हैं अपन। सच 24/9/2000 एवं अन्य दस्तावेज की सब में गया। मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, अब वो जो अक्यूज के एडवोकेट साहब है वो कह रहे साहब एक बार पेज नंबर 16 पे देखो। मतलब वो अपने सारे पॉइंट रख के जा रहे हैं, जो पॉइंट वो तैयार करके आए थे वो सारे के सारे पॉइंट 1 by 1 जो है कोर्ट के सामने रख रहे हैं। आपको देखिए जैसे ही उन्होंने बोला कि साहब अभिलेख गायब है, वो गायब है वगैरह वगैरह, इन्होंने तुरंत अपनी बात रख ली। नोटिस करना इस 2018 तक में वो जंगल झाड़ और घास की भूमि के मद में दर्ज है। इस प्रकरण के बाद में ही वो उसका मत परिवर्तन हो गया सर। नहीं, मिस्टर तिवारी नहीं दिख रहा। ठीक मालूट एक बार पेज नंबर 16 देख लेंगे मालूट। तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्रमांक सच एंड सच 24/9/2000 एवं अन्य दस्तावेज की सब में गया। मतलब इंटरव्यू है कोई? हाँ, मेरा रिक्वेस्ट इतनी है कि FIR ना करें, मैं जांच कर लें और जांच के बाद पाए तो हमको। ये 2 वर्ड इस्तेमाल किए, तत्कालीन। तत्कालीन का मतलब होता है उस टाइम के, कंटेम्परेरी। और अभी जज साहब ने वर्ड यूज किया इंटरिम। तो इंटरिम का मतलब पता है क्या हुआ? जज साहब पूछ रहे भाई आपको इंटरिम रिलीफ मांग रहे हो क्या? कोई इंटरिम अंतरिम आदेश है जो आप अभी आपको चाहिए क्या? वापिस सुनो। मतलब जज साहब ने मूड बना दिया कि भाई ठीक है, अपेरेंटली कहीं की इनके फेवर का मामला है जो बन रहा है, ठीक, बट फिर भी पूरा देखेंगे, उसके बाद निचोड़ निकालेंगे। द्वारा पारित आदेश क्रमांक सच एंड सच 24/9/2000 एवं अन्य दस्तावेज की सब इंटरव्यू में गया। मतलब इंटरव्यू है कोई? हाँ, मेरा रिक्वेस्ट इतनी है कि FIR ना करें, मैं जांच कर लें और जांच के बाद पाए तो हमको फांसी पे भी लटका दें। ये एक्चुअल में झूठा केस है। अभी भी हम सस्पेंडेड, हमको सस्पेंड करने के लिए दोबारा लेटर इन्होंने लिख दिया।
सस्पेंडेड आदमी को सस्पेंड कैसे करेंगे? मेरा केवल इतने निवेदन है मालूम, एफआईआर अभी ना हो, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और हमको भी अधिकार मिले हैं। एक किसी दूसरे केस में सस्पेंड भी है अभी एट प्रेजेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट काउंसिल ने डायलॉग मारा है ना। अब देखो, ये बात एक्यूज के वकील साहब ने बताई क्या? नहीं बताई। ये बात उन्होंने नहीं बताई कि भाई हम किसी दूसरे केस में सस्पेंड चल रहे हैं, है ना। इन्होंने ये कह रहे हैं कि साहब सस्पेंडेड को सस्पेंड नोटिस दिया गया। अब जब तक ये फैक्ट हमारे सामने नहीं आ रहा था कि वो ऑलरेडी किसी दूसरे केस में सस्पेंडेड है, तब तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि यार कलेक्टर ऑफिस से ऐसी गलतियाँ हो रही है, एक बंदे को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया फिर वापस सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कहानी में ट्विस्ट आया, जैसे ही गवर्नमेंट काउंसिल ने बोला यार एक आधा चौका तो मैं भी मारूंगा, अच्छी बॉल फेंक, है ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट काउंसिल ने एक चौका मारा। उसने बोला साहब ये एक और केस में सस्पेंडेड चल रहा है। अब यहाँ पे नया पॉइंट आया। यार तुम इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? से यस इन द कमेंट बॉक्स। विजय लक्ष्मी जी, शिखा पांडे जी, कपिल शर्मा जी, बताइए मुझे। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा इंजॉय क्रिएट करती है ना, कि वकील साहब जो हैं केस के किसी फैक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये फैक्ट सामने आया। अब आपको क्या लगता है एक्यूज के एडवोकेट को पता नहीं है कि उनका क्लाइंट किसी और केस में भी सस्पेंडेड चल रहा था और अब यहाँ पे वापस सस्पेंडेड चल रहा है? इनको पता नहीं क्या? इनको पता है, इनको सब पता है कि मेरा क्लाइंट और मैटर में सस्पेंडेड है और इस वाले के लिए अगेन जो सस्पेंशन की बात है जो की जा रही है। लेकिन ये बात इन्होंने नहीं बताई। ये बात हमें किसने बताई? गवर्नमेंट काउंसिल ने जो बताई, है ना। चलिए अब आगे मूव ऑन है जो करते हैं। प्रैक्टिकल वकालत सीख लो। ये तुम थ्योरेटिकल जज बन रहे हो, थ्योरेटिकल वकील बन रहे हो, कोई सेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। दुनिया जो है वो चाहती है प्रैक्टिकल वकालत। पेंडा रोड में हम पोस्टेड हैं, हमको वहां पे सस्पेंड कैसे करेंगे? अब इन्होंने ना मुंह में उंगली डाली, सस्पेंडेड व्यक्ति को सस्पेंड कैसे करेंगे? अब फ्लो में वकील साहब बोल दिए, तो अब यहाँ पे इन्होंने, मेरा केवल इतने निवेदन मानो, एफआईआर अभी ना हो, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और हमको भी अधिकार मिले हैं। एक किसी दूसरे केस में सस्पेंड भी है अभी एट प्रेजेंट। पेंडा रोड में हम पोस्टेड हैं, हमको वहां पे सस्पेंड किया और यहाँ बिलासपुर में यार, और वहां भी हम इसलिए सस्पेंड हुए कि हमने वहां कंप्लेंट किया था कि कलेक्टर मैडम ने प्राइमा फेसाई दस्तावेज गायब रहने से 201 का अपराध तो आईपीसी के तहत में उस समय लगाएंगे, वो बनेगा, सब बनेगा ना, हमको तो मालूम है। अगर ऐसा 201 आपको पता है ना आईपीसी का, अगर डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस होता है तो ये भी कोई नायब तहसीलदार भी कोई कम नहीं है। अगर कुछ हेरा फेरी ऐसा कुछ हुआ होगा ना, तो उन्होंने क्या दस्तावेज ही पूरा गायब कर दिया कि भाई ना रहेगा दस्तावेज, ना आएगा एविडेंस, ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो वैसा का वैसा सीन यहाँ पर है जो आ गया। तो अब उस केस में 201 का मामला वहाँ पे दर्ज है। तो अब ये कह रहा है कि मैंने वहाँ पे कलेक्टर के खिलाफ कंप्लेन किया था तो मेरे को वहाँ से सस्पेंड कर दिया, फिर यहाँ पे ये मामला आ गया वगैरह वगैरह। तो अभी तो पोलम पट्टियाँ खुल रही है, ये कोर्ट है भैया, कोर्ट के अंदर जो है ना सारी चीज़ें इसी तरीके से ऑनलाइन बाहर निकलती है। अब आगे देखते हैं। किए होंगे तो बनेगा ही, लेकिन आज तो आपके पास नहीं है एफआईआर करने का ग्राउंड। मैं वापस क्यों नहीं है भाई? आपने किया है सरकार। पेंडा रोड में हम पोस्टेड हैं, हमको वहां पे सस्पेंड किया और यहाँ बिलासपुर में यार, और वहां भी हम इसलिए सस्पेंड हुए कि हमने वहां कंप्लेंट किया था कि कलेक्टर मैडम ने प्राइमा फेसाई दस्तावेज गायब रहने से 201 का अपराध तो आईपीसी के तहत में उस समय लगाएंगे, वो बनेगा, सब बनेगा ना, हमको तो मालूम है। अगर ऐसा हम किए होंगे तो बनेगा ही, लेकिन आज तो आपके पास नहीं है एफआईआर करने का ग्राउंड। क्यों नहीं है भाई? आपने किया है सरकारी जमीन को, बड़े झाड़ के जंगल को आपने दे दिया किसी को, कैसे कर दिया? बिल्कुल मालूम, हमको उस पे भी कर, लेकिन हमारा कहना यह है मालूम कि 18 में आदेश हुआ है, ये लगा हुआ है मालूम। 21 में कैसे ऑर्डर आया आपका? ये तो बनाया इन्होंने, तो आपके हस्ताक्षर से बन गया? हमारा हस्ताक्षर सर सेम हैंडराइटिंग इस आदेश में भी और सेम हैंडराइटिंग नहीं, वो तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बताएंगे। यार वाकई बड़ी दिलचस्प कहानी है। मतलब देख रहे हो 2000, अब जज साहब देखो ध्यान रखना, जज इज जज, उनको सब दिखता है, तुम कितना भी अच्छा वकालत कर लो जज साहब सब पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि यार क्यों नहीं बनेगा तुम्हारे खिलाफ, हैं अभी ले गायब है, तुमने यार जंगल की ज़मीन को इस तरह के निजी हाथ में दे दिया। तो फिर वकील साहब ने अपना टेम्परेचर कंट्रोल रखा और बोला कि साहब वो 2018 का है और गवर्नमेंट काउंसिल कह रहे साहब 2021 का ऑर्डर है। अब गवर्नमेंट काउंसिल कह रहे साहब दोनों की हैंडराइटिंग मैच हो रही है, तो एक्यूज का वकील साहब कह रहे हैं अरे वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बताएंगे। वो कौन बताएंगे? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है जो बताएंगे। तो फिर से कहानी में ट्विस्ट है जो आ गया। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ना एक्यूज के वकील साहब को भी एक झटका लगा।
हमारी हैंड राइटिंग, हमारी हैंड राइटिंग। अब देखो आप एक चीज को महसूस करना, मैं आपको 5 सेकंड वापस रिवाइंड करूंगा वीडियो को। हेलो इधर, यार तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो, इसका मतलब क्या कहीं खो जाओगे क्या? मेरी बात सुनो। यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेकंड के आधे हिस्से के लिए वकील साहब को झटका लगा, हमारी हैंड राइटिंग कहाँ है, हमारी हैंड राइटिंग देख, फिर हो सकता है हमारी हैंड राइटिंग हो। तो उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने डिनायल ऑफ फैक्ट नहीं किया, ध्यान रखना, ना तो उन्होंने डिनायल किया ना एडमिट किया, है ना। उन्होंने बोला सेम हैंड राइटिंग है, उन्होंने सिर्फ एक डायलॉग दिया। वो तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बताएगा, वो तो कौन बताएगा? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है जो यहाँ पे बताएगा। चलो भाई, अब इस वीडियो को 5 सेकंड वापस रिवाइंड करते हैं। कितने बज गए हैं? 11:15 बज चुके हैं रात के। कोई बात नहीं, बट इस वीडियो को तो पूरा करना ही करना है। हमारा कहना यह है मालूम कि 18 में आदेश हुआ है, ये लगा हुआ है मालूम। 21 में कैसे ऑर्डर आया आपका? ये तो बनाया इन्होंने, तो आपके हस्ताक्षर से बन गया? हमारा हस्ताक्षर सर सेम हैंड राइटिंग इस आदेश में भी और सेम हैंड राइटिंग नहीं, वो तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बताएंगे। देखा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुरंत डायलॉग देना, वो तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बताएंगे। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जब क्रिमिनल केस रजिस्टर होगा तभी ना बताएंगे। अब जज साहब की बारी। अब जज साहब ने तीसरी क्या कहते हैं गुगली फेंक दी। जज साहब क्या कह रहे हैं कि भाई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जब क्रिमिनल केस दर्ज होगा तभी ना बताएंगे। ये केस वाकई में शानदार है। मतलब देखो, पहले डायलॉग कौन मार रहे थे? एक्यूज के वकील साहब, ठीक है। फिर दो गुगलियां किसने मारी? 2 गुगलियां मारी आपके काउंसिल के वकील साहब ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब ये किसी और केस के अंदर भी सस्पेंड हो रखा है, एक गुगली। फिर दूसरी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में इनके साइन हो रखे हैं, ये 2। तो फिर वकील साहब ने अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट किया कि वो तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बताएंगे ना, चलो ठीक है। तो फिर जज साहब ने बोला कि रुको, अब मैं बोलूँगा, अब मेरी बारी है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट तो तभी बताएंगे ना जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी। अरे वाह, बात तो सही है। मतलब ये तो मतलब हम भी इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी दिमाग में क्लिक नहीं कर पाते इस बात को कि भाई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का रोल तो सामान्यतः क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान ही आ पाएगा ना, वरना तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में तो आप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को कैसे लाओगे? सिविल प्रोसीडिंग में ला सकते हो, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत ही तो उसको अपन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को इस्तेमाल कर पाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग मामला। अब और आगे चलते हैं। आगे सुनाऊं या रहने दूं? सुनना है? नींद तो नहीं आ रही? से यस और नो, नींद तो नहीं आ रही ना? सर झटका नहीं है सर, वो उन्हें सब पता है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोगों को नींद तो नहीं आई ना? कमेंट बॉक्स में बोलो नो। हाँ, जबरदस्ती नहीं सुनानी कहानी अपने को। वैसे मुझे पूरा विश्वास है नहीं आ रही होगी। इस कहानी को तो पूरा सुन के ही सुना, वरना नींद नहीं आएगी तुमको। हो जाने दीजिए, करवा लीजिएगा जांच। FIR का केस मानो नहीं है, अब जांच कर लें, उसके बाद FIR कर दें। एक बार इनको जांच का निर्देश दे दें, हमारा केस पेंडिंग रहते तक जांच कर लेंगे। FIR करने के बाद अच्छे से जांच करना। यस मैडम। पिटीशन डिसमिस्ड, अच्छे से जांच करवा देंगे। आप देख रहे हो, सबसे बड़े खिलाड़ी तो हमारे ऑनरेबल जज साहब है। हाँ या ना? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है? हमारे ऑनरेबल जज साहब। क्या डायलॉग दिया? FIR करने के बाद अच्छे से जांच करना। एक्यूज पिटिशनर के वकील बार बार यही कह रहे हैं कि साहब जांच करा दो, उसके बाद FIR कर दो। तो उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, FIR के बाद अच्छे से जांच करना। वापिस सुनो यार, लास्ट वाला डायलॉग फिर से सुनो। हो जाने दीजिए, करवा लीजिएगा जांच। FIR का केस मानो नहीं है, अब जांच कर लें, उसके बाद FIR कर दें। एक बार इनको जांच का निर्देश दे दें, हमारा केस पेंडिंग रहते तक जांच कर लेंगे। FIR करने के बाद अच्छे से जांच करना। यस मैडम। पिटीशन डिसमिस्ड, अच्छे से जांच करवा देंगे। इज्जत के साथ में गुलाब जामुन पकड़ाना ना, वो यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, है ना। तो कहीं न कहीं मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि अच्छे से जांच करना है, FIR के बाद और अच्छे से जांच करना। अब देखो कहानी में ट्विस्ट हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ पे आप लोग अभी तो रुको, अभी 2 मिनट का मामला और बाकी है, और सुनते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है? लास्ट की 2 मिनट्स। माय रिक्वेस्ट माय लॉर्ड,
पहले जांच करके तब अगर एफआईआर करें तो अच्छा है। डिसमिस करें, FIR करके जो जांच करेंगे। अब बेनिफिट मिलेगा भी, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 का है ना, मालूम। उसका बेनिफिट मिलेगा जब आपका जो एक्ट होगा, तो इन फर्दरेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इफ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, द क्रिमिनल केस कैन नॉट बी launched or initiated against you. मालूम। But where you have misused your power, then it can be done. तो आपने तो गलत किया है। Despite report submitted by the Patwari, you passed order in favor of some private रिलेटिव ऑफ person. पटवारी मालूम। जो भी हो, जिसमें भी उसी हो, पटवारी का रिलेटिव है वो, खुद ही सब। क्यों कर दिया है आपने? नहीं, हमने नहीं किया है। आपका तो दस्तखत है, ऑर्डर सीट रिकॉर्ड दे देना भाई। FIR के लायक केस है, बाकी तो ये अच्छा WPS है ना, मालूम। इसमें तो अभी तो रिट अपील का भी मौका मिलेगा आपको। डिसमिस्ड। एक साइड मिस्टर विपिन ये क्या तिवारी। लाइन बोली इन्होंने? FIR के लायक केस है, बाकी तो ये अच्छा WPS है ना, मालूम। इसमें तो अभी तो रिट अपील का भी मौका मिलेगा आपको। सिविल रिट Dismissed. पिटिशन का मामला है, तो आपको मिस्टर वहाँ विपिन पे जो है तिवारी। WPS यानी कि अलग मिस्टर- से आप रिट पिटिशन का मामला भी आप मौका आपको क्या मिलेगा। इनको रिकॉर्ड की चिंता मालूम। इनको रिकॉर्ड की चिंता हो रही है क्या? मालूम। मिल जाएगा। तुम पहली बार आए हो हाई कोर्ट? नहीं देना है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड नहीं छोड़ना है, साथ में लेके जाना है। ही इज आस्किंग कि ओरिजिनल रिकॉर्ड मिल पाए, मतलब ओरिजिनल रिकॉर्ड जमा होते हैं क्या करके। मैंने बोला हाँ। रुक जाओ, आपको भी रोक लेते हैं रिकॉर्ड के साथ। क्या नाम है? मिस्टर Mission for the stage. With the consent of the parties, matter is heard finally. मालूम। वन रिक्वेस्ट मालूम, इफ मालूम परमिट, रिप्लाई ले लें मालूम, उसके बाद इसको डिसाइड कर लें। नहीं, इंटरिम नहीं है कुछ के? इंट्रीम मत, मैं नॉट प्रेस कर देता हूँ इंट्रीम को। हाँ, नोट प्रेस कर दीजिए, ठीक है। नॉट प्रेस का मतलब समझते हो आप? देखो, आपने पहले इंट्रीम मांगा। क्या इंट्रीम मांगा? कि भाई FIR से पहले इंक्वायरी करो, उसके बाद में। वकील साहब को जज साहब का मूड समझ में आ गया कि ऐसा वैसा तो कुछ करने वाले हैं नहीं। अब अगर वो नॉट प्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपना इंट्रीम मना कर रहे हैं। अब जो है, अब क्या करेंगे वो? अब वो रिप्लाई लेंगे अपना। अब यानी कि अब उनको कुछ टाइम और मिल जाएगा, ठीक है। अब नहीं तो पता है क्या, FIR सीधी दर्ज होने वाली। तो ये समझना, ये भी एक टैक्टिस होती है कि आपने अपनी प्रेयर जो की है, अब आप वापस उसको नॉट प्रेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज उस मैटर के अंदर कोर्ट जो है वो डील करेगा ही करेगा। तो कह रहे पहले मेरा रिप्लाई ले लो। लास्ट के 10 सेकंड को वापस सुनिए आप। Mr. Mission for the stage. With the consent of the parties, matter is heard finally. मालूम। वन रिक्वेस्ट मालूम, इफ मालूम परमिट, रिप्लाई ले लें मालूम, उसके बाद इसको डिसाइड कर लें। नहीं, इंटरिम नहीं है कुछ के? इंट्रीम मत, मैं नॉट प्रेस कर देता हूँ इंट्रीम को। हाँ, नोट प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये है तो नहीं ना कोई? मालूम। इससे मिला तो नहीं है ना कोई इंटरिम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं मिला तो ठीक है, दे दीजिए इनको टाइम। मिस्टर विशेन प्रेस वारंट इज ग्रांटेड 6 weeks time to file reply. Call this matter thereafter. Note, Mr. Visain is also directed to file the reply to IA number 1 and application for interim relief. आपको पता है यहाँ पे है ना, यहाँ पे सीनियर जूनियर का फ़र्क पड़ जाता है। फ़र्क दो तरीके से पड़ता है। एक तो ये कि इन वकील साहब की छवि इस मैटर में अभी तक पहले जो है वो एक अलग बहुत ही बैलेंस रही होगी। दूसरा ये कि ये ना, ये सिचुएशन को देख के डील कर रहे हैं। इनको लग गया कि यार अब अगर नॉट प्रेस नहीं किया तो ये तय है कि कोर्ट आदेश करेगा कि भाई FIR करो, जांच करो, बढ़िया से करो। अब इंट्रीम इन्होंने नॉट प्रेस कर दिया तो इन्होंने इनडायरेक्टली केस हारकर भी अपने क्लाइंट को 6 week का और समय दिला दिया। हैव यू नोटेड दिस पॉइंट? आपने ये पॉइंट नोट किया? नॉट, अरे रिया वर्मा जी, एक होता है प्रेयर को प्रेस करना, प्रेयर मांगना।
अब इंट्रीम रिलीफ इन्होंने मांगा था, ये कह रहा है भाई हम अपने इंट्रीम रिलीफ को नॉट प्रेस करते हैं, तो नॉट प्रेस करने का मतलब है इंट्रीम रिलीफ पे बात नहीं करना, ठीक है, तो ये बात है। लेकिन फिर भी मज़ेदार बात ये है कि लास्ट में जाके एक बार बोला कि इफ़ लॉर्डशिप परमिट, एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट क्या कि साहब कि इस तरीके से जो है एक बार उस जांच को जो है अभी रिप्लाई करने का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि अभी तक इन्होंने आर्ग्यूमेंट कर लिया, रिप्लाई नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिप्लाई की बात है जो आ रही है। 6 वीक का एक टाइम हो, तो उन्होंने अपने क्लाइंट को एक तरीके से 6 वीक का टाइम दिला दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Call this matter thereafter. Mr. Vipin Tiwari for petition. I am highly obliged, madam. निशान रिकॉर्ड रखो। मज़ा आया कि नहीं आया भाई इस केस के अंदर? मुझे तो बड़ा मज़ा आया, है ना। कई बार क्या चीज़ें होती हैं इस तरीके से हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती है ना। जैसा कि ये वाला मामला आपके बीच में था, मतलब समटाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी कंसर्न जो हो रहा है, कोई भी चीज़ जो है हो रही है, वो किस तरीके से हमारे सामने जो है क्या हो रही हम भी है, मजिस्ट्रेट हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। आप इस वीडियो को आराम से बाद में देख लेना। मेन बात पता है क्या आ रही है कि कहीं न कहीं अब हम लोगों को क्या लगा, जब ये केस चल रहा था हमें लगा कि भाई एक्यूज के फेवर में रिलीफ मिल जाएगा, यही लगा था, है ना। और एंड तक आते आते प्रोसीडिंग के अंदर क्या हो गया, मामला अलग हो गया। एंड तक आते आते प्रोसीडिंग का कंसर्न जो है वो अलग चला गया। वहाँ पर बात आ गई, क्या बात आ गई कि भाई देखो 2-4 चीज़ें जो इनके अगेंस्ट में रही। एक चीज़ को लेकर वकील साहब भी तैयार नहीं थे, एक्यूज के वकील साहब, पिटिशनर के वकील साहब, किस बात को लेकर कि 2021 के ऑर्डर में इनके साइन है या नहीं है, ये भी कंफ्यूज थे, है ना। अगर मान लो पहले से पता होता तो हो सकता है इसके लिए कुछ डिफेंस आर्ग्यूमेंट तैयार करके लाते, हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू को इस वे में ऑब्जर्व है जो करते। एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये कि पटवारी ने रिपोर्ट दे दी तो उसके बाद आपने ऑर्डर क्यों किया? भले ही अब पटवारी के, देखो आपने ये भी नोटिस करना, कोर्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि पटवारी ने अपने रिलेटिव को किया कि नहीं किया, है ना। कोर्ट का ये कहना है कि जब पटवारी एडवर्स रिपोर्ट दे रहा है तो फिर आप वहाँ पे जो है इस चीज़ को मतलब इस वे में क्यों कर रहे हो कि आप उसको फॉरेस्ट लैंड को जो है आप किसी निजी व्यक्ति को जो इस तरीके से हैंड ओवर कर रहे हो, तो ये बात भी वहाँ पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। अच्छा चलो जी, एक बात आपको जानकारी मैं और देना चाहता हूँ कि जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपके एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम का एक ऑफलाइन इवेंट मैं करने वाला हूँ। कहाँ पे? उदयपुर बार के अंदर। उदयपुर बार एसोसिएशन, इसे मैं अपना जीवन का सौभाग्य समझूंगा कि उन्होंने मुझे इस इवेंट के अंदर जो है चीफ गेस्ट का एक गेस्ट ऑफ ऑनर है जो प्रोवाइड किया है। और इस इवेंट का मेरा जो उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि रियल टाइम का जो एडवोकेसी है ना, उसका गाइडेंस जूनियर सीनियर दोनों रहने वाला है। आप में से जो भी कैंडिडेट उदयपुर से बिलोंग करता है, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, डोंट मिस दिस इवेंट, ठीक है। क्योंकि किसी बार एसोसिएशन में इवेंट तो हमने पहले भी किया है, लेकिन ये मौका पहली बार ऐसा होगा जहाँ पे सीनियर जूनियर सब होने वाला है। और एक ऐसी अनाउंसमेंट जो जूनियर एडवोकेट्स के लिए, क्योंकि देखो यंग एडवोकेट्स के लिए भैया अपना पूरा दिल जज्बात सब कुछ है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल के फेज से क्या करते हैं, आगे जो बढ़ता है। तो एक ऐसी एक चीज़ जो है यहाँ पर डील करने वाला है। वहाँ पे ऑनरेबल बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रभान सिंह जी सर, और साथ ही साथ में जो जनरल सेक्रेटरी है महावीर प्रसाद शर्मा जी सर वगैरह, है ना। तो 17 फरवरी को आफ्टरनून में 12 PM पे आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस थिंग। संभव हुआ तो इसको लाइव या रिकॉर्डेड वर्जन आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन अगर आप उदयपुर से या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं देन डोंट मिस दिस चांस। सीरियस नोट पे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारी कर्म भूमि में जाकर कुछ कहने का जब भी मौका मिले, कुछ सीखने का मौका मिले, तो वो हमें डन करना चाहिए, राइट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जो भी कैंडिडेट इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर आना। अब सोचो कि कहीं न कहीं हम लोग जिस बात को इन सीरियल्स में, इन यूट्यूब वीडियोज़ में देखते हैं, रियलिटी में हमारे वो सीनियर्स क्या कहते हैं, ये भी तो सीखना बहुत ज़रूरी होता ना। दैट वी विल अंडरस्टैंड। एक QR कोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये QR कोड का लिंक जो है मैंने प्रोवाइड करा रखा है। आप में से जो भी कैंडिडेट इस इवेंट को पार्टिसिपेट करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। आपको थोड़ा इनिशियल अपना एक रजिस्ट्रेशन रखना है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम भी बार एसोसिएशन को इंटीमेट कर दें। और अगर आप कोड नहीं भी जा रहे ना, जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट जो कोड नहीं जा रहे हैं कि भाई उनका कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स माई वर्डिंग्स टू यू, कैमरे में देख के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इट्स माई वर्डिंग्स टू यू, आप इसलिए कोर्ट नहीं जा रहे हो क्योंकि आपका कोई कनेक्शन नहीं है। 17 फरवरी को आपका कोर्ट में कनेक्शन मैं पर्सनली करवाने का
प्रयास किया, डन करूंगा, 100% करूंगा। ओके, बी देयर। मिलते हैं 17 फरवरी को उदयपुर के अंदर। और अगर आप एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिंकिंग ऐप पर हम लोग क्या करते हैं, जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम का जो सेगमेंट है वो भी डील जो करते हैं। जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम बेसिकली क्या है, मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम एक्चुअल में प्रैक्टिकल जुडिशरी का एक ओरिएंटेशन है। मतलब क्लासेस तो चलेगी, जो आज तक हम ट्रेडिशनल वे में करते आ रहे हैं वो तो अपनी जगह पे होने वाला ही है, बट एट द सेम टाइम हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, एडवोकेसी के प्रैक्टिकल सेगमेंट को भी ऑब्जर्व करेंगे, एआई के उस सेगमेंट को भी हमें क्या करना है, डील जो करना है, दैट विल ऑल्सो बी देयर, राइट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मोस्ट वेलकम। और लिंकिंग ऐप हमेशा आपके लिए तैयार है। और अगर आपको कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, जुडिशरी क्लास आप करना चाहते हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो भी दिल छोटा करके मत बैठना, क्योंकि क्या साथ में बांध के लेके आए तो जो लेके चले जाएंगे। आप लोग एक बार जो है मेरी टीम को इन्फॉर्म करना, 9887746465, 9887746465, इस पर मेरी टीम को इन्फॉर्म करना, अपनी फिनेंशियल प्रॉब्लम को बताना, तो मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। और अपना एक लिंकिंग विधि कल्याण ट्रस्ट भी है, उसके माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं निराश नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, बिना प्रयास के आप अगर हमको अपनी बात बताओगे नहीं तो हमें भी पता नहीं चल पाएगा। करेक्ट जी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज के सेशन के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। कल फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ में, करेक्ट। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो थम्स अप के जरिए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ओके। और अपने दोस्तों के साथ में